आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और पूरे दिन के इंतजार के बाद फाइनली शाम के 6:30 बजे हमने तय किया कि अब हमें ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। कुछ देर रुकिए, 2 घंटे और रुकिए, और ये रुकते रुकते शाम का वक्त हो गया है और अभी भी कहा जा रहा है कि कुछ देर और रुकिए। अब और इंतजार नहीं हो रहा था। हमने हमारे गेस्ट पुष्यमित्र वरिष्ठ पत्रकार, आपने इनका बुक रुकतापुर पढ़ा होगा, काफी दिलचस्प किस्से मिलेंगे आपको उसमें बिहार के। हमने इन्हें बुलाया कि सर अब ये पॉडकास्ट हम करते हैं क्योंकि अब कितना रुका जाए। तो पुष्यमित्र जी का सबसे पहले स्वागत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अब ये मत कहिए कि बिहार चुनाव का नतीजा रुकतापुर हो गया है। लग तो यही रहा है। देखते हैं खैर और कितना खींचेगा ये मामला। हमारे दूसरे साथी कुमार केशव भी हैं हमारे साथ। आपने केशव और पुष्यमित्र जी की एक बातचीत सुनी होगी बिहार में काबा का। हमने अपने उस एपिसोड की शुरुआत वहीं से की थी और आज जब नतीजे आए हैं तो हम दिन का पहला पॉडकास्ट पुष्यमित्र जी के साथ ही कर रहे हैं। तो केशव, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद ऋतुराज। तो बिना किसी गोल मटोल के जब हम अभी 6:30 बजे से रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो बिहार में एनडीए 123 सीटों पर आगे है, आरजेडी 112 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यह मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ। और अदर्स के खाते में 8 सीटें हैं, जिसमें ओवैसी जी की पार्टी AIMIM जो है वो 5 सीटों पे उनकी लीड है उस 8 में से। तो यहाँ से एक 5 सीट का जो फायदा है वहां पे AIM को, ये आप एक तरीके से मान सकते हैं कि आरजेडी के लिए थोड़ा बोनस साबित हो सकता है अगर मामला अटकता है तो। पुष्यमित्र जी के पास सबसे पहले आना चाहेंगे। सर, कैसे देखते हैं पूरे दिन जो कुछ चलता रहा और हम शाम में जब बैठे हैं और यहाँ पे आके रुके हैं तब? पूरे दिन बहुत ही गहमा-गहमी रही। शुरुआत में लग रहा था कि महागठबंधन निकल जाएगा, लेकिन बाद में लगातार मुझे लगता है कि 10 बजे से या 9:45 बजे से एनडीए ने जो लीड बनाई है वो अभी तक बरकरार है। इस आधार पर कई बार ऐसा लगता है कि मान लिया जाए कि एनडीए ही आगे है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि महागठबंधन ने उस लीड को मेकअप करने की भरपूर कोशिश की है। अब जैसे देखिए कि कुछ देर पहले तक राजद की सीटें बताई जा रही थी बढ़त में 58 और इस वक्त वो 74-75 के आसपास है, जो बीजेपी से ज्यादा है। अब नंबर 1 पार्टी बन गई है। कुछ देर पहले तक बीजेपी नंबर 1 पार्टी थी। तो ये जो उलटफेर लगातार हो रहा है, हालांकि सीटों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। बहुमत के थोड़ा आगे एनडीए है और बहुमत के थोड़ा पीछे महागठबंधन है। उसी स्थिति में अटका हुआ है, लेकिन सीटें बहुत ज्यादा इधर उधर बदल रही है, इसलिए ये चुनाव बहुत रोचक हो गया है। और अभी कुछ भी कहने में बड़ा रिस्क महसूस होता है कि पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हम जो कहें फिर वो वापस गलत साबित हो जाए। ये रिस्क फैक्टर सुबह से बना हुआ है और ये अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक आध सवाल और पूछते हैं, फिर केशव भी आपसे सवाल करेंगे। सबसे पहले आरजेडी की बात कर लेते हैं। 2 पार्टियां मैं देख पा रहा हूं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, जिसको पढ़ने में शायद महागठबंधन से भूल हुई है। एक ओवैसी जी की पार्टी AIMIM और दूसरा जो मैं देख पा रहा हूं VIP पार्टी। ये दोनों पार्टियां 5-5 सीटें जीतती हुई नजर आ रही हैं अभी फिलहाल जिस समय हम बात कर रहे हैं। क्या लगता है, एक रीजनल स्तर की पार्टी 5 सीटें निकाल रही है, अगर दोनों को मिला दे 10, ये एक तरीके से इन्हें जो वोट मिलता है उसे महागठबंधन का वोट बैंक कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा विकासशील VIP के पास जो था मामला अलग था, वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही थी। क्या इससे पढ़ने में चूक हुई है? पुष्यमित्र जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर महागठबंधन की स्थिति यही रहती है या मान लीजिए कि वो कुछ बढ़ भी जाती है, लेकिन इस चुनाव में जो महागठबंधन से 2 चूक हुई, वो 2 चूक ये, पहली चूक ये है कि सीमांचल में उसने ओवैसी को बहुत हल्के में लिया और वहां बहुत गंभीरता से उन्होंने कैंपेन नहीं किया। वहां उम्मीदवार चुनने में भी उनसे गलती हुई। ये 5 सीटें ही नहीं है, AIM ने कई सीटों पर महागठबंधन को नुकसान भी पहुंचाया है और उनके वोट भी परसेंट भी काफी अच्छे रहे कई सीटों पर। एक तो ये रहा। दूसरा, महागठबंधन में आप देखेंगे कि कोई भी दलित नेता नहीं। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि VIP पार्टी पिछले चुनाव में महागठबंधन के साथ थी, इनके साथ, मतलब वो 2019 के चुनाव में तेजस्वी के साथ, और वो इनके हट के इधर आ गई। कांग्रेस को 70 सीटें मिली है चुनाव लड़ने के लिए। अगर इस 70 सीटों में VIP को एकोमोडेट कर लिया जाता तो आज इनकी स्थिति ऐसी नहीं होती।
ये 2 चूक मुझे लगता है कि महागठबंधन के में हुई है, जिसके कारण आज वो संघर्ष में फंसा हुआ है, नहीं तो उसको क्लियर कट मेजॉरिटी होती। केशव जी, आपके भी कोई सवाल हो तो पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है सबसे पहले कि तमाम जो एग्जिट पोल थे, उनमें दिखाया जा रहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ वोटरों में नाराज़गी है, काफ़ी जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो फैक्टर काफ़ी हाई है। लेकिन आप उसको कैसे देखते हैं? क्या जो एग्जिट पोल इशारा कर रहे थे, वो वास्तविकता के कितने अलग हैं या उससे उसी राह पर जो है वो रिज़ल्ट आता दिख रहा है? एग्जिट पोल जो बताए गए उसमें हम लोगों ने देखा कि ज्यादातर एग्जिट पोल को ने महागठबंधन को बढ़त दिया, लेकिन कुछ ने बहुत ज्यादा बढ़त दी। तो जिन लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़त दिया उनसे चूक ये हुई कि इस बार महागठबंधन के जो वोटर थे, खासतौर पर आरजेडी के वोटर, वो बहुत वोकल थे। वो बीजेपी की रैलियों में भी पहुंच जाते थे, वहां भी मीडिया को हैंडल करते थे। और मुझे लगता है कि एग्जिट पोल में भी उन्होंने एग्जिट पोल करने वालों को मतलब कंफ्यूज किया होगा। इस वजह से जो लोग बहुत ज्यादा बढ़त दिखा रहे हैं वो महागठबंधन के आरजेडी के उन वोटरों की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन कांटे की टक्कर हम सब समझ रहे थे और उसमें महागठबंधन को थोड़ा एज समझ में आ रहा था हम लोगों को। हो सकता है कि वो बात सही भी हो और गलत भी हो, लेकिन कांटे की टक्कर ज्यादातर लोग समझ रहे थे। और जो एग्जिट पोल, एकमात्र एग्जिट पोल आया था जिसने बताया था कि एनडीए जीत सकती है, उसने इस कॉम्प्लेक्स में कि सारे लोग महागठबंधन को जिता रहे हैं, उसने अपने एग्जिट पोल को खुद पब्लिश नहीं किया, वो केवल वेबसाइट पर रहा, अखबार में नहीं छपा। एक अखबार का था। बाकी सभी, ये पिछले चुनाव में भी हुआ था, 2015 में एक एग्जिट पोल आया था जो महागठबंधन को बढ़त दे रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि एनडीए को बढ़त मिल रही है, सब लोग एनडीए को कह रहे हैं, तो उसने अपना एग्जिट पोल नहीं पब्लिश किया था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर लोगों से को समझने में चूक हो गई। और लेकिन कांटे की बढ़त वाले मसले वाले एग्जिट पोल में मुझे नहीं लगता है कि समझने में ज्यादा चूक हुई है। ऐसा तो हो सकता है कि अगर 4-5 सीटों का अंतर रहा हो। ज्यादातर कुछ चैनलों ने ऐसा कहा था कि 110 से 125 होंगे या 115 से 130 होंगे। ये मार्जिन था, वो उस मार्जिन के नजदीक ही जा रहा है रिजल्ट। हाँ, जिन लोगों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री की भविष्यवाणी की थी उनके जरूर गलत। अच्छा, 2 पार्टियों का कंपैरिजन हो रहा था कि ऐसा मान के चला जा रहा था कि बीजेपी के पैरेलल आरजेडी चलेगी और कांग्रेस को जेडीयू के पैरेलल चलना पड़ेगा। क्या दोनों बड़ी पार्टियों को अपने सहयोगियों का नुकसान अपने खाते में लेना पड़ा है? कह सकते हैं कि दोनों को अपने, उनके जो सेकंड सहयोगी थे, उनका नुकसान जो दिख रहा है वो यही है, उनको झेलना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद एनडीए गठबंधन जो था वो उस नुकसान को झेलने के लिए मानसिक रूप से तैयार था। उसने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया था बीजेपी ने कि अगर उनके सहयोगी को थोड़ा नुकसान भी हो जाए तो वो बर्दाश्त कर लेगी, बशर्ते किसी तरह से बहुमत आ जाए। एक कैलकुलेटेड रिस्क था जो बीजेपी ने लिया था, इसलिए उसका नुकसान नहीं है। लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस को 70 सीटें देने का नुकसान तो जरूर हुआ। उस 70 सीटों में अगर किसी दलित पार्टी को, किसी दलित या वीआईपी पार्टी को अगर शामिल कर लिया गया होता तो वो फैक्टर बढ़िया होता। अभी देखिए, हम लोगों ने मुश्किल से 10 मिनट की बातचीत खत्म की होगी और सीट बदला है। एनडीए 120 पर आई है, आरजेडी प्लस 115 पर पहुंच गई है और अदर्स के पास 8 सीटें हैं। ओवरऑल देखें तो एनडीए को 5 सीटों का नुकसान अभी दिख रहा है, आरजेडी वही 5 सीट फायदे में है और अदर्स जो है वो 8 पे बिल्कुल न्यूट्रल आ गई है। अभी ये आंकड़े और बदलेंगे, लेकिन यहीं पे बात करना चाहेंगे लोजपा की। लोजपा जिस संकल्प के साथ मैदान में उतरी थी, पुष्पमित्र जी, क्या लगता है उस संकल्प को दोहराने में, पूरा करने में कामयाब रही? उसने जदयू को नुकसान पहुंचाने में तो पूरी कामयाबी हासिल की, लेकिन मुझे लगता है टैली में शायद वो 0 पहुंचे और अभी वहीं पे हैं जहां आपने कहा 0 पर ही है ना। तो उन्होंने जदयू को तो पूरा नुकसान पहुंचाया, लेकिन अपने लिए एक भी सीट नहीं जीत पाए। ये बड़ी विडंबना है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो उन्होंने सुपारी किलर वाली भूमिका निभाई है। वोटिंग परसेंटेज मैं आपको बताता हूं, अभी जब तक लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 65% के आसपास वोट काउंट हो चुके हैं और अभी भी 35% वोट का काउंट होना बाकी है। एलजेपी जो है वो 5.5% से ज्यादा वोट अपने खाते में डाल चुकी है। ये प्योरली उनका चंक माना जाता था, लेकिन अभी इस वोट बैंक के साथ आप क्या कहेंगे कि इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी का है जो एलजेपी के पास है इस 5.5% में? हाँ, इसमें से बहुत सारे ऐसे नेता रहे थे जो बीजेपी के नेता थे, उनको हासिल किया गया वोट है। लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं है, कई जगह एलजेपी के अपने नेता भी रहे।
और अगर 5% वोट है तो मुझे लगता है कि उन्होंने मतलब नीतीश को नुकसान पहुंचाने में कुछ और फैक्टर भी शामिल। महिला वोटर पे बात करना चाहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कल एक डेटा रिवाइज किया था, चुनाव के बाद 1-2 दिन बाद जो डेटा रिवाइज करते हैं। हमने महिला प्रतिशत का, जो महिला और पुरुष के बीच जो वोटिंग परसेंट का गैप था, वो हमने पढ़ा। 2010 में तकरीबन 5 से 6% का था, 2015 में भी इतना ही था, और कल जो डेटा मैंने देखा वो रिवाइज डेटा, वहां भी 5% का अंतर था। तो एक जितना नुकसान हम मान के बहुत सारे एग्जिट पोल चल रहे थे एनडीए को, क्या उस 5% के वोट ने और ईवीसी वोट ने उस अंतर को काफी कम किया है, जिसे हम अभी देख पा रहे हैं? देखिए, अमूमन बिहार में महिला वोटर और ईवीसी वोटर ये जदयू के वोटर माने जाते हैं। तो अगर वो बढ़ा है लेकिन उसको जदयू का लाभ उसका नहीं मिला है, तो ये थोड़ा सा अलग ढंग से सोचने की जरूरत होगी। क्या ये वोट फिर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है या क्या हुआ है, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी का ऐसा एनडीए का किसी वोट बैंक से फायदा होता हुआ वो नजर आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। मुझे जो समझ में आ रहा है, जो आखिरी चरण में बहुत सारे लोगों ने जंगल राज के भय से, खासतौर पर मिथिला के इलाके में, कोसी के इलाके में और 1-2 और इलाके में जम के वोटिंग की एनडीए के लिए, तो उन इलाकों में इनको सीट बढ़ी है। सीमांचल के इलाके में जरूर एक चीज बदल सकती थी इनके पक्ष में कि अगर मुस्लिम वोटर नहीं बढ़ते, लेकिन मुस्लिम वोटरों ने तय किया कि वो एआईएम के साथ जाएंगे। उसकी वजह ये रही कि इनको लगता रहा मुस्लिम वोटरों को कि धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर हमेशा उनसे वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन उनकी नुमाइंदगी ठीक से नहीं की जाती है, उनको सीटें कम दी जाती है और उनके युवाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। ये सारे फैक्टर रहे जिसके कारण एआईएम को वहां बढ़त मिली, और एआईएम को सिर्फ बढ़त ही नहीं मिली, मुझे लगता है कि वहां उस इलाके में महागठबंधन को कम से कम 7-8 सीटों का नुकसान हुआ है। वो बड़ा फैक्टर है। मतलब अगले चुनाव में हम देखेंगे कि एक और पार्टी ऐसी दिखेगी जो 2 बड़े दलों के साथ समझौते के लिए तैयार रहेगी। कि हमने बहुत सारे एंगल पे आपसे बात की, केशव आप भी कोई नया एंगल लेकर आए ताकि ये बातचीत जो है वो बहुत मजेदार बने। हाँ ऋतुराज जी, आपने महिलाओं को लेकर के सवाल किया, पुष्यमित्र जी ने मुस्लिम वोटरों की बात कही, लेकिन बिहार का जो चुनाव है ना, उसको चुनाव का जो रिजल्ट है उसको अगर जातीय फ्रेम में रख करके देखें तो पुष्यमित्र जी बताएंगे कि किस जाति का वोट नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को मिला, और जो हम जानते हैं कि महागठबंधन का जो परंपरागत वोटर है, एमवाई समीकरण है, क्या वही उसके खेमे में आया या उसमें भी और कुछ इजाफा हुआ? और इसी में मैं एक छोटी सी बात और जोड़ देता हूं कि जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी चुनाव से पहले कि रोजगार का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है, नीतीश कुमार का काम बहुत हावी है, कहीं से वो जातीय समीकरण टूटता दिख रहा है अगर फिलहाल के रिजल्ट को देखें तो? जो वोट, पहले जातीय संरचना पर हम लोग बात करते हैं। एनडीए का जो अपना जातीय समीकरण है उसका आधार बहुत बड़ा है, उसमें सवर्ण भी है, अति पिछड़ी जातियां भी है, नीतीश की जाति के भी लोग हैं, निषाद जाति भी है और माझी की जाति के भी लोग हैं। तो उनका वोट बेस जो है वो बहुत बड़ा है और लगभग 50% के आसपास पहुंच जाता है। जबकि महागठबंधन का अपना जो बेस है वो सिर्फ दलित और मुस्लिम जातियां हैं जो 31-32% पहुंचती है। ये गैप है। इस गैप को भरने की पहल हुई वाम दलों की मदद, और वाम दल जहां जहां मजबूत थे वहां उसने जाति मुक्त तरीके से गरीबों का वोट ट्रांसफर कराया महागठबंधन को, और खुद भी इसका लाभ उन्हें मिला। तो खासतौर पर जो दक्षिण बिहार के इलाके हैं जहां वाम दलों की मजबूत पकड़ है, वहां ये ट्रांसफर हुआ, वहां महागठबंधन आगे रहा। लेकिन जैसे ही उत्तर बिहार की तरफ चुनाव आया दूसरे और तीसरे चरण में, तो वहां वाम दलों की पकड़ भी बहुत मजबूत नहीं है, पहली बात। दूसरा कि एक जंगल राज का भी इशू आया, तो इस वजह से वहां महागठबंधन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और एक कमी, जातिगत समीकरण में एक ऐसे नेता की कमी महसूस होने लगी जो इनको कुछ अलग से वोट दिला सकता। तो ये इस वजह से अगर अभी भी फाइट में नजर आ रहा है महागठबंधन, तो इसलिए कि तेजस्वी एग्रेसिव थे और कुछ परसेंट वोट युवाओं के और कुछ परसेंट वोट अलग अलग कम्युनिटी के महागठबंधनों की तरफ शिफ्ट हुए, इसलिए वो अभी भी फाइट में नजर आ रहे हैं। तो शिफ्टिंग तो हुई लेकिन पूरी तरह से नहीं हुई, इसलिए जातिगत समीकरण जो टूटे वो सिर्फ वाम दलों के इलाके में टूटे। और उत्तर बिहार में
ठीक से नहीं टूटा, कई जगह जातिगत समीकरण काम किए और महागठबंधन जो मजबूत रहा वो भी जातिगत समीकरणों की वजह से ही। एक सवाल इसमें मैं वो करना चाहूंगा कि एनडीए को किन जातियों का, जो नीतीश कुमार कहा जाता है कि बहुत ही सोशल इंजीनियरिंग वाले लोग हैं और जातीय समीकरण को साधते हुए चलते हैं, तो क्या उनको फायदा मिला है क्या? जो ईबीसी वोटर्स हैं या अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं, उनके वोटर क्या नीतीश कुमार के पक्ष में लामबंद रहे इस बार? निश्चित तौर पर लगता है कि एनडीए की जो अभी बढ़त है उसके पीछे जातियां ही है। एनडीए का कोई एजेंडा नहीं था, एनडीए का कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन उनका जो बेस था वो उनके साथ वो बहुत बड़ा बेस था। जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो 50% का बेस है, उसमें टूट-फूट हुई, थोड़ी बहुत हुई, लेकिन ज्यादातर उनके साथ रहा, इसलिए वो अभी भी आगे बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं। अगर वो पूरी तरह से इंटैक्ट होता तो ये 160-170% 100 सीटों तक पहुंच जाते, लेकिन पूरी तरह इंटैक्ट नहीं रहा, उसमें ढीलापन रहा और उसमें लीडरशिप का कंफ्यूजन रहा। कई जगह जेडीयू के सीट पर मतलब दिक्कतें हुई, लेकिन कुल मिला के बीजेपी की सीट पर वो वोट बैंक लगा कि मजबूत है, इसलिए बीजेपी की सीटें बढ़ती गई और जेडीयू की घटती गई। तो जातिगत आधार पर ही इनको मजबूती मिली। आपने बीजेपी की बात करी तो मेरे मन में एक और सवाल आता है कि कहा जाता है कि बिहार की जो बीजेपी की इकाई है उसमें कोई नेता ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री के चेहरे के लायक हो, इसलिए उन्हें मजबूरी में ही कहें, नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ता है, उन्हें बड़ा भाई बताकर चलना पड़ता है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि पिछले कुछ चुनावों से बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता जा रहा है? क्या इसमें मतलब बीजेपी के जो प्रादेशिक नेता हैं उनका कुछ वो है या केंद्रीय नेतृत्व का ये पूरी तरह से हाथ है? आपने सही कहा कि बीजेपी में कोई बहुत ऐसा नेता नहीं है जो ग्राउंड लेवल पे कुछ काम करता हो या लीडरशिप क्वालिटी हो। दोनों जगह से ये लोग बड़े-बड़े बयान तो खूब देते हैं बिहार बीजेपी के नेता, लेकिन ज्यादातर नेताओं की ना जमीन पर पकड़ है, ना उनमें नेतृत्व कौशल है। ये केंद्रीय नेतृत्व का ही कमाल है और उनकी अपनी इंजीनियरिंग है, जिसके कारण बीजेपी का आधार थोड़ा बहुत बढ़ रहा है और बीजेपी का आधार जो बढ़ रहा है उसमें इनको नीतीश कुमार का सहयोग मिलता रहा लगातार, क्योंकि सवर्ण वोटर तो निश्चित तौर पर बीजेपी के पक्ष में बहुत मजबूती से खड़े हैं। इनका आधार बढ़ रहा है इसमें अति पिछड़ी जातियों में, और अति पिछड़ी जातियां जो नीतीश के वोटर रही थी, वो अब इनको भी अपनी पार्टी मानने लगी है और ये भी उनको महत्व देने लगे हैं। इसके कारण उधर उनका आधार बढ़ रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन यानी राजद के कई वोटर बड़ी संख्या में बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं। विधानसभा में जरूर वो महागठबंधन के लिए एकजुट हो जाते हैं, लेकिन लोकसभा में वो उनको मजबूत करते हैं, इसलिए वहां उनको जीत मिलती है। जी। एक सवाल जो है वो थर्ड फ्रंट पे अब हम लोग बात करते हैं सब लोग मिलके। अभी तक तो सवाल जवाब का एक तरीके से था। थर्ड फ्रंट पे अगर बात करें तो क्या लगता है इस चुनाव में थर्ड फ्रंट का जो एक गुब्बारा था वो फूटा तो जरूर है, लेकिन फूटते फूटते नुकसान बहुत कर गया है। थर्ड फ्रंट में जो मेरे ख्याल से आप कह रहे हैं ओवैसी और रालोसपा के बारे में। ओवैसी, रालोसपा, पप्पू यादव की पार्टी देख लीजिए, पुष्पम प्रिया तो सबसे ज्यादा खुश हुई हैं। मतलब इसमें केवल ओवैसी की पार्टी सफल रही, बाकी पार्टियां उतनी सफल जो नहीं नजर आई, जो इन दोनों गठबंधनों से इतर थी। इसमें सिर्फ ओवैसी की पार्टी सफल रही, बाकी सब लोग इस आमने सामने के मुकाबले में धराशायी हो गए। पुष्पम प्रिया की जो पार्टी प्लूरल्स थी वो तो हम लोग पहले समझ रहे थे कि उसका कोई जनाधार नहीं है। कई जगह उनको ज्यादातर जगहों पर जमानत जब्त होने की स्थिति है। और बाकी पप्पू यादव की पार्टी इसलिए असफल रही क्योंकि इस फाइट में यादवों के बीच सेंध लगाना चाहते थे, लेकिन यादव इसके लिए तैयार नहीं थे। यादवों ने मान लिया था कि ये उनके लिए एक अवसर है जब उनकी जाति की पार्टी सरकार बनाने वाली है, तो इसलिए पप्पू यादव की पार्टी को वो सफलता नहीं मिली। रालोसपा का जहां तक सवाल है, रालोसपा ने कई जगह रालोसपा का जो आधार है वो कुशवाहा वोटरों में है, उसने कई जगह महागठबंधन को मदद की है, लेकिन उतनी उस हद तक नहीं कर पाए, क्योंकि वहां भी यही मामला है कि आमने सामने की फाइट है और वो जो उनके वोटर थे वो या तो मोस्ट प्रोबेबली एनडीए की तरफ से शिफ्ट, तो ये लोग सफल नहीं हो पाए। एक एमआईएम जो है वो सफल रहा और उसने महागठबंधन को बहुत नुकसान पहुंचाया। एमआईएम की जो संख्या दिख रही है, इसका अंदाजा क्यों नहीं लगा किसी को, जिस तरह का डेंट एमआईएम कर पा रही है, खासकर महागठबंधन को सीमांचल वाले क्षेत्र में। देखिए, एमआईएम ताकतवर है, ये सब हम लोग जानते थे, लेकिन एक भरोसा सबको था, महागठबंधन को भी था, कि आखिरकार ये लोग जब देखेंगे कि बीजेपी जीत रही है तो ये लोग उस इलाके के मुस्लिम
हम लोगों को वोट दे देंगे। इस भरोसे में ही महागठबंधन रह गया। ये उनकी चूक हुई। उन्होंने उस इलाके में कैंडिडेट चुनने में भी लोगों से राय नहीं ली और कैंडिडेट भी कम दिए मुस्लिम जाति के, और युवाओं को तरजीह नहीं। युवाओं की बड़ी संख्या वहाँ ऐसी है जो आकांक्षा रखती है कि उनको राजनीति में जगह मिले। तो वहाँ बहुत ही सतही तरीके से महागठबंधन ने चुनाव लड़ा, इसलिए ये दिक्कत हुई। 10 मिनट बात करने के बाद आंकड़ा बताया था, अभी आधे घंटे का समय बीत गया है। देखिए आंकड़ा कैसे बदला है। एक वेबसाइट के अनुसार वो बता रहा है कि एनडीए बिहार में फिलहाल 119 सीटों पे है, महागठबंधन 116 पे पहुंच गई है, एलजेपी को 1 मिल रहा है और अदर्स के खाते में 7 सीटें जा रही हैं, जिसमें से 5 जो है वो एआईएमआईएम की है। कैसे पढ़ते हैं इस आंकड़े को पुष्यमित्र जी? क्योंकि अभी भी लगभग मान के चलें तो लगभग 30% वोटों की काउंटिंग बाकी है। ये निश्चित तौर पर है कि अभी फाइट क्लोज है। कई जगह से जो ये खबर आ रही है कि 20 सीटें ऐसी है जहां बहुत कम मार्जिन है, और राजद भी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है, इसलिए लग रहा है कि शायद उनकी सीटें कहीं कुछ और बढ़ेगी। अभी राजद की सीटें निश्चित तौर पर बढ़ी होगी, इसलिए ये फाइट आया है। तो यही वजह है मुझे लगता है। बिल्कुल। और जिस तरीके से राजद के नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा बीच बीच में आकर पार्टी कार्यकर्ताओं को बताते रहे कि आप डटे रहिए, हम मुकाबले में हैं और शाम तक इंतजार कीजिए, 7-8 बजने दीजिए, नतीजे हमारे फेवर में होंगे। देखते हैं वाकई उस ओर बढ़ता है या नहीं। उनकी कॉन्फिडेंस का क्या कारण रहा, इसका थोड़ा सा जिक्र आपने कर ही दिया, लेकिन नतीजे, फाइनल नतीजे जो आएंगे वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करेंगे। और अभी हो सकता है कि लंबा वक्त बीत जाए। आईपीएल भी होना है 7:30 बजे से। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि मैच से पहले बिहार का रिजल्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। और हमने जब कन्वर्सेशन की शुरुआत करी थी तो पुष्यमित्र जी ने एक आंकड़ा बताया था कि आईपीएल के फाइनल में एक टीम दिल्ली कैपिटल्स है, जहां से तेजस्वी यादव पहले जिस टीम का हिस्सा रह चुके हैं, तो उनके लिए आज दोनों जगह पे मुकाबला जो है वो ट्रॉफी का ही है। देखते हैं कहां मिलता है। शुक्रिया पुष्यमित्र जी अपना समय देने के लिए। कुमार केशव भी थे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। केशव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे आज तक रेडियो। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।